नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे आपका आपके प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं माधवी क्लासेस पर। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है मोहम्मद गौरी। लेकिन मोहम्मद गौरी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल की आप तक पहुंचने से रुके ना। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मेडाइवल हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट पार्ट, जो हर पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मोहम्मद गौरी। यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो सुभान अल्लाह, यदि नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं। 1.5 में 2 बार जिंदगी में कभी सुन लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो देखिए, मोहम्मद गौरी शुरू करने से पहले हमें कितनी चीजें जाननी चाहिए। कहने का मतलब ये कि एक रूपरेखा क्या होनी चाहिए, एक टारगेट क्या होना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ें, टारगेट करें। टारगेट से प्रीलिम्स और मेंस दोनों भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और बिना टारगेट के तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना मेरे ख्याल से सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफी है। तो पहले हम परिचय देख लेंगे, मोहम्मद गौरी का परिचय देख लेंगे, और मोहम्मद गौरी के परिचय के बाद उसके आक्रमण जो हुए हैं उसके उद्देश्य देख लेंगे। आक्रमण के उद्देश्य के बाद उसके आक्रमण देख लेंगे, और आक्रमण के बाद राजपूत जब हार जाते हैं तो उसका कारण जान लेंगे कि राजपूत हारे क्यों। और कुछ विद्वानों के मत रहते हैं और फिर जान लेते हैं अन्य तथ्य। तो ये होल सोल 1 2 3 4 5 है। इन्हीं टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, और एक के बाद एक टॉपिक को हम उठाते हैं। लेकिन टॉपिक उठाने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप साधारण तरीके से मोहम्मद गौरी को ना पढ़ें, एक बार पढ़ें और लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में इसकी इमेज बनी रहे, लॉन्ग टाइम तक आप इसे याद रख सकें। तो जानिए, थोड़ा सा मैपिंग की ओर चलते हैं और क्षेत्र देखते हैं कहाँ कौन सा क्षेत्र है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैप मुझे नहीं आता है, मैप के लिए आपसे माफी चाहूंगा। मैं जैसे तैसे काम चलाने के लिए ऐसा मैप बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आप अजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं मैप के लिए। तो देखिए, मैं केवल काम चलाऊ मैप बना दूंगा तो आपका काम चल जाना चाहिए इसमें। और जब आप यहाँ नीचे जाते हैं तो लगभग इस एरिया में ये गुजरात वाला रीजन पड़ता है और नीचे तक चला जाता है। तो ये आपके समझने के लिए मैंने ऐसा मैप बना दिया है, केवल लोकेशन के लिए, बाकी आप समझते रहेंगे। देखिए, ये क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र जो है अफगानिस्तान का क्षेत्र है, बाकी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, अफगानिस्तान और यहाँ पाकिस्तान का क्षेत्र आप समझ सकते हैं। और इधर का जो क्षेत्र रहता है ईरान वाला क्षेत्र रहता है। ईरान का वही क्षेत्र जहाँ महमूद गजनवी शासन किया करता था। तो मैं देखिए लोकेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। ये क्षेत्र कहलाता है हेरात। यदि बना पाए तो बहुत बेहतरीन है, बना लीजिए। यह है महमूद गजनवी का क्षेत्र, यानी गजनी वंश, गजनी क्षेत्र। और गजनी क्षेत्र के बाद ये है क्षेत्र गौर क्षेत्र, जहां से ये महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी आते हैं। गौरी या गौर वंश वाला क्षेत्र कहते हैं इसे, गौर क्षेत्र। और इसी क्षेत्र के नाम पे ही मोहम्मद गौरी का नाम पीछे टाइटल में गौरी रहता है, तो ये भी जान लीजिए। अब देखिए, जो मोहम्मद गौरी था वो भारत पे आक्रमण नहीं करना चाहता था। वो क्या है कि पहले ये जो गजनी शासक थे, तो गजनी शासक इसके क्षेत्र में कब्जा करके 100-150 वर्ष तक इन पर राज करते हैं। तो इनके मन में भारी पीड़ा रहती है कि हम इनके शासन को समाप्त करेंगे। जब सत्ता कमजोर होती है, ये धीरे धीरे हेरात क्षेत्र से खिसक के आते हैं, गौर क्षेत्र को अपने प्राप्त कर लेते हैं। और गौर क्षेत्र के बाद इसके भाई ग्यासुद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी के मन में विचार आता है कि अब गजनी को भी हड़प लेना चाहिए। तो वो उनका जो सपना है 1173 में पूरा होता है।
और 1173 का वो समय जब मोहम्मद गौरी और उसके भाई गयासुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन गौरी दोनों इस क्षेत्र पर अटैक करेंगे और इस क्षेत्र को जीत लेंगे और मोहम्मद गौरी यहाँ की सत्ता ले लेते हैं और मोहम्मद गौरी आसपास के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं जो गजनी शासकों के अधीन थे। लेकिन एक क्षेत्र जो दुर्भाग्य से यहां तक अपना पैर पसारे हुआ था, पंजाब, पेशावर, लाहौर और ये है सियालकोट हमला आप सुनते रहते हैं। ये क्षेत्र में जो है एक अयोग्य शासक रहा करता था, लेकिन इसकी जानकारी मोहम्मद गौरी को नहीं थी। उसका नाम था मोहम्मद या मलिक, आप मान सकते हैं मलिक खुसरव, ज्यादा सही नाम है मलिक खुसरव। ये गजनी शासक था, यहाँ राज कर रहा था। इन्हीं को विजिट करने के लिए वो भारत में प्रवेश करता है। मेन रीजन यही रहता है, ना कि वो भारत पे डायरेक्ट प्रवेश करता है, लेकिन इसके लिए वो आसपास के क्षेत्र को विजिट करने की चेष्टा करता है। जैसे अफगानिस्तान का ये मुल्तान वाला क्षेत्र है, आगे बढ़ेगा तो उच्च क्षेत्र आएगा। तो ये देखिए मुल्तान क्षेत्र है, लोकेशन बना लें तो मेरे ख्याल से जन्म जुगादी हो जाएगा। मुल्तान ये क्षेत्र है उच्च, और फिर वो आगे बढ़ता है तो ये क्षेत्र जो गुजरात राजस्थान वाला है, यहाँ शासक रहते हैं भीम द्वितीय, यहाँ उनका शासन रहता है। ये दिल्ली अजमेर वाले क्षेत्र में, यूपी के कुछ क्षेत्रों में यहाँ शासक रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए ये जो क्षेत्र रहता है उत्तर प्रदेश का, इस क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन सत्ता रहती है जयचंद्र की, जयचंद्र। और ये जयचंद्र गहड़वाल वंश के शासक थे, गहड़वाल शासक। बाकी आप बंगाल क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ खास शासन नहीं रहता है, यहाँ सेन शासक रहा करते हैं, सेन वंश के लोग, जिसमें आप लक्ष्मण सेन देखेंगे जो बिना युद्ध करे ही भाग जाते हैं मोहम्मद गौरी से। बाकी आप एक ये क्षेत्र है ग्वालियर बयाना का क्षेत्र, आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश ऊपर वाला ग्वालियर बयाना का क्षेत्र। तो यहाँ सलक्ष्मण सिंह इनका शासन रहता है, जो बाद में हार जाएंगे। तो ये होलसेल क्षेत्र है मोहम्मद गौरी के, जो वो धीरे धीरे करके विजिट करेगा। तो मैं अब इन चीजों को मिटा देता हूं और इन चीजों को जो है, इन चीजों को मैं लिख के बताता हूं। मेरे ख्याल से मैप आपने देख लिया होगा और आपको लोकेशन क्लियर करनी, खाली मैप की सुंदरता में नहीं जाना है, लोकेशन आप क्लियर कर लीजिए। आप देख लीजिए गजनी क्षेत्र, उसके बीच में गौर क्षेत्र और हैरात। तो हैरात और गजनी के बीच में गौर क्षेत्र था। यहाँ मुल्तान में सबसे पहला आक्रमण, फिर उच्च में, फिर यहाँ करता है भीम द्वितीय के गुजरात वाले क्षेत्र में, फिर यहाँ आक्रमण करता है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तक आता है। तो इसकी पूरी डिटेल अब हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मैप समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी असली कहानी, जहां से आएगा आपको आनंद। मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये मेंस में भी, किसी भी मेंस में क्वेश्चन आ जाए, यूपी पीसीएस हो या एमपीपीएससी, मैंने कोई सिंगल टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा है, जितने बन सकते हैं सबको कवर कर लिया है। 4 दिन की मेहनत 40 मिनट में यदि आपको मिल जाती है तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। चलिए बात करते हैं मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का पहला टॉपिक था परिचय, मोहम्मद गौरी का परिचय। तो मोहम्मद गौरी के परिचय की बात कर लीजिए। तो इसके सबसे पहले वंश की बात करते हैं। तो इसके वंश का नाम, एक वंश है संसवनी वंश, संसवनी या गौर वंश का ये शासक था। ठीक है, वैसे गौर का प्रारंभिक शासक जो है, गौर क्षेत्र का मुख्य शासक तो गयासुद्दीन गौरी था। तो ये भी लिख लीजिए, गयासुद्दीन गौरी। ये जो मोहम्मद गौरी था वो कहाँ का शासक था, वो गजनी का शासक था। अब मोहम्मद गौरी देखिए, मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी पर अधिकार कर लेता है। ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले कहाँ पे अधिकार किया था, गजनी पे। अब मोहम्मद गौरी की दास्तां यहाँ से शुरू होती है और हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं इधर, इसको हम मिटा देते हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लेते हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी लिखते चलिएगा। देखिए मोहम्मद गौरी के 3 नाम थे। कौन कौन से 3 नाम थे? देखिए इसको पहले तो शहाबुद्दीन कहते हैं,
शहाबुद्दीन, कहीं कहीं शहाबुद्दीन, फिर दूसरा नाम कौन सा मिलता है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। जैसे शहाबुद्दीन गौरी वैसे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, दूसरा नाम मिलता है मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। और एक सिक्कों पे नाम मिलता है, जब आप गहड़वाल शासक की हत्या करने के बाद ये सिक्के जो बनवाता है तो वहां पे देखेंगे तो इसका नाम मिलता है मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम ये रहता है। बाकी ये 13 आक्रमण मुख्यतः भारत पर करता है, बड़े आक्रमण जो इसके प्रमाणिक आक्रमण माने जाते हैं, जिनको हम देखेंगे क्योंकि इसका विजय अभियान मेंस का क्वेश्चन एमपीपीएससी, तो वो भी हम टारगेट कर लेंगे यहाँ पे। और 13 आक्रमण के बाद आप देखिए जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था और कुछ क्षेत्रों को विजिट कर लेता, तो उस समय ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, सूफी संत हैं, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती, इन्होंने अपना सेंटर बनाया था अजमेर को। जब ये तराइन का युद्ध जीत जाते हैं तब की बात है ये। और मोहम्मद गौरी के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि बच्चों से ज्यादा मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, ऐसा इतिहास में कहने को मिलता है। तो कहीं भी संतान नहीं मिलता, इसलिए गुलामों को ये सत्ता बाद में हस्तांतरित करेगा, जिसमें सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बहुत विश्वास पात्र था। दूसरा विश्वास पात्र था नासिरुद्दीन कुवाचा, और तीसरा है यालदौज। ये 3 गुलाम हैं, तीनों की पहली नजर है कब मोहम्मद गौरी निपटेंगे और हम सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। तो तीनों में तो बाद में संघर्ष की स्थिति बनती है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की सूझबूझ से स्थिति टल जाती है, वो हम देखेंगे। तो पहले होल चीजें इतनी जान ली है मोहम्मद गौरी के बारे में, तो अब हम बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में आगे। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहे होंगे, तो आइए हम जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के उद्देश्य। देखिए आक्रमण के उद्देश्य, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के कई, देखिए आक्रमण के कुछ न कुछ उद्देश्य तो रहते ही हैं, बिना उद्देश्य के कभी आक्रमण हुआ है? जब बिना उद्देश्य के आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो आक्रमण क्या करेंगे? तो देखिए पहले तो आप धार्मिक आक्रमण की बात करिए, कुछ न कुछ राजनीतिक आक्रमण की बात भी करिए, राजनीतिक उद्देश्य। और राजनीति हो तो पैसा कमाने की इच्छा न हो, ऐसा कभी संभव है? आर्थिक उद्देश्य भी होंगे, और आर्थिक उद्देश्य हो, पैसा कमा लिया, राजनीति में नाम कमा लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि पद प्रतिष्ठा, या फिर आप बोल सकते हैं सम्मान और यश प्राप्ति की कामना, कि हमको इतिहास में लोग जाने, हमारा अनुसरण करें। तो ये 4 ही सेगमेंट आप हर किसी में यूज कर सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री में, जब आप इस तरह के उद्देश्य की बात करेंगे किसी आक्रमणकर्ता की। ये गोल्डन पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं धार्मिक उद्देश्य आखिर क्या रहा होगा। तो देखिए ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसारक तो था ही, लेकिन कट्टर मुस्लिम प्रसारक था। ये महमूद गजनवी से और खतरनाक था, क्योंकि यह खुद को पैगंबर का दूत कहता था, पैगंबर का संदेश वाहक मानता था कि पैगंबर ने हमें भेजा है और एक ही ईश्वर की सत्ता है, वो पैगंबर, ये ऐसा मानता था। लाखों लोगों को इस्लाम धर्म में ये भी कन्वर्ट करता है। लेकिन ये महमूद गजनवी जैसे अस्थायी सत्ता का निर्माण नहीं करता, बल्कि स्थायी साम्राज्य निर्माण हेतु मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराता है, धर्म में परिवर्तन करवाता है। तो ये जान लीजिए। राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? देखिए राजनीतिक उद्देश्य ऐसा है कि राजनीति में सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं कि अपने शत्रु को खत्म करना। और शत्रु कौन था? मलिक खुसरव गजनवी वंश को, जो है गजनी वंश को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, जड़ से समाप्त करना चाहता था। और इसके बाद इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता कि उसकी सत्ता इसे मिल जाती, और राजनीतिक उद्देश्य में साम्राज्य विस्तार की भावना भी निहित होती है। जैसे आज के नेता नेताड़ी क्या कर रहे हैं? जमीन विस्तार कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं लोगों की।
आर्थिक उद्देश्य में क्या हो सकता है? देखिए इतना बड़ा साम्राज्य फैलाना है तो फ्री में चलेगा नहीं, उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता होगी, तो धन लूटना तो रहेगा ही, धन लूटना। लेकिन इस तरह का धन नहीं लूटना कि जैसे महमूद गजनवी करता था, इस तरह का नहीं कि अपार धन संपदा को लूटना, उतना ही लूटना जितने में काम चल जाता है। मंदिर ये भी तोड़ता है, ये देखिए मूर्ति विनाशक ये भी है। जैसे महमूद गजनवी को आप मूर्ति भंजक जानते हैं, ये भी मूर्ति विनाशक है, मूर्ति पूजा का ये विरोध करता है, पसंद नहीं करता है। तो ये देख लीजिए आर्थिक उद्देश्य, मूर्ति विनाशक के रूप में भी ये जाना जाता है, और मूर्तियों को तोड़कर उसके हीरे जवाहरात को निकाल के बेच लेता है। तो ये चीजें आप देख लेंगे। सम्मान यश की प्राप्ति क्यों करना चाहता है? भाई क्या होता था कि पहले के जो समय था राजा महाराजा का, तो दूसरे की हत्या कर देना, दूसरे का क्षेत्र जीत लेना, ये ऐसा नहीं माना जाता था कि ये गलत है, ये युद्ध नीति का हिस्सा होता था, और यही सम्मान का सबसे बड़ा बिंदु होता था। कितने क्षेत्रों को आपने विजित कर लिया है, उससे पता चलता था कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। तो सम्मान यश की प्राप्ति करना प्रारंभिक उद्देश्य था इसका। तो ये है कि सम्मान यश प्राप्ति के लिए ये साम्राज्य विस्तार व सीमा सुरक्षा, दो चीजों पर ध्यान केंद्रित किए हुआ था। तो ये तो हो गए आक्रमण के उद्देश्य। अब आते हैं महत्वपूर्ण सेगमेंट में, आक्रमण। 4-5 पूछते हैं, एमपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन 4-5 का बनता है, लेकिन मैं आपको ज्यादा युद्ध बता दूंगा ताकि आप विजय अभियान तो ना भूलें। होल सोल तो मैं 13 है, 14-15 युद्ध बता दूंगा, 15 में 5 को आप फंसा ही लेंगे, इतना तो उद्देश्य क्लियर रखिए अपना। तो देखिए आक्रमण हुए हैं मुख्यतः प्रमाणित 13, महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए हैं। तो आक्रमण तो अपेक्षाकृत कम है, 13 आक्रमण करता है। और इसका जो पहला आक्रमण होता है 1175 मुल्तान क्षेत्र से, आखिरी आक्रमण 1205 में होता है, ये भी जान लीजिए आप। तो होल सोल आप 30 वर्षों के इतिहास में देखते हैं, इसने 13 आक्रमण किए हैं। पहले आक्रमण की हमने लोकेशन आपको दिखा दिया था। पहला आक्रमण जो मुल्तान वाला क्षेत्र अफगानिस्तान में पड़ता है, मुल्तान में करता है पहला आक्रमण, यहाँ नोट कर लीजिएगा। ये बात है 1175 की। यहाँ शासक रहते हैं कर्मार्थियन शासक, इससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं और हार जाते हैं। फिर बात करते हैं द्वितीय आक्रमण की, उच्च क्षेत्र 1176, उच्च भी दिखाया था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में अंदर आते हैं तो। और उच्च क्षेत्र में जो शासक रहते हैं तो इससे सामना करते हैं, कम सेना के बावजूद लगता है एक समय कि इसको परास्त कर देंगे, और यहाँ वो करता है छल नीति का पहला प्रयोग। ये देखिए मेंस में दूसरा है, ये दूसरा युद्ध मेंस के लिए है। पीटी में आपको दूसरा युद्ध गुजरात वाला लिया जाएगा, जो भीम मूलराज द्वितीय से होता है, मूलराज द्वितीय से होता है दूसरा युद्ध, उसको मानते हैं। तो प्रीलिम्स में अलग है, लेकिन मेंस में आप ये डालिएगा, ट्रैक्शन बनेगा, आपकी जानकारी का स्रोत पता चलता है वहां से। छल नीति का पहली बार प्रयोग करता है ये, और ये युद्ध भी जीत जाता है, तो दूसरा युद्ध भी ये जीत जाता है। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं, जो हमने गुजरात राजस्थान के आसपास माउंट आबू पर्वत वाला क्षेत्र देखा था आपने। तो माउंट आबू पर्वत वाले क्षेत्र में एक शासक रहा करता था, सोलंकी या चालुक्य दोनों एक ही वंश है, उसके शासक रहते थे मूलराज द्वितीय। अपनी मां नायिका देवी के सलाह में उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में पहले तो आप लिख लीजिए युद्ध, गुजरात का युद्ध। ये बात है 1178 की, और 1178 में युद्ध होता है। मूलराज द्वितीय शासक का नाम लिख लीजिए, और मूलराज द्वितीय इसको बहुत ही बुरी तरह पराजित करते हैं। मूलराज द्वितीय जब पराजित कर देते हैं तो ये समझ जाता है कि अब यहाँ जीत पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब ये नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए चेष्टा करता है, कौन से क्षेत्र में? अब घुसेगा जहां वो बेचारा गरीब शासन कर रहा था, यानी गजनी वंश का शासक मलिक खुसरो 2 रोटी तोड़ रहा था कोने में, लेकिन उसको भी ये हड़प लेगा धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार, कितने युद्ध हो गए? 3 युद्ध। माइंड मत कीजिएगा कोई गजनी वंश का हो यहाँ, तो कोई गजनी वंश का व्यक्ति यदि वीडियो देख रहा हो तो बुरा ना माने, क्योंकि वो अयोग्य ही था, जैसा मैं कह रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो अयोग्य था ही वो। तो देखिए थोड़ा सा मैं बना देता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे, माइंड नहीं करना है, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये जो क्षेत्र है ना, पंजाब, पेशावर, लाहौर और सियालकोट, ये क्षेत्र था बेचारे का। और इस क्षेत्र में मलिक खुसरो शासन कर रहा था।
तो चौथे युद्ध की बात करते हैं हम पंजाब पर। ये बात है 1178 की, जब मूलराज द्वितीय से बेहतरीन हार के बाद सर उठाता है। मोटिवेशन लेवल देखिए, हारने के बाद भी युद्ध करता है, अगले आक्रमण की तैयारी। मतलब ये यूपीएससी का बंदा है। अब देखिए पंजाब पर आक्रमण करता है 1178 में मलिक खुसरफ से युद्ध होता है और मलिक खुसरफ को खदेड़ देता है। मलिक खुसरफ भाग जाते हैं, पंजाब से खिसक के पेशावर पहुंच जाते हैं। अब सोचते हैं ठीक है, हो गया, क्षेत्र ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन 5वां युद्ध होगा पेशावर पे 1179 में। और फिर मलिक खुसरफ फंसते हैं, मलिक खुसरफ फिर फंसते हैं, मलिक खुसरफ फिर हार जाते हैं और खसक के कहाँ चले जाते हैं, लाहौर में। अब लाहौर में दाना पानी ले रहे होते हैं, सोचते हैं ठीक है, हो गया, 2 क्षेत्र छीना, कोई बात नहीं, तीसरे में तो हम बता ही देंगे। लाहौर पर आक्रमण काफी दिन बाद करता है 1185 में, और 1185 में मलिक खुसरफ फिर भिड़ता है और मलिक खुसरफ इस बार लड़ते लड़ते वीरता दिखाते दिखाते फंस जाते हैं चंगुल में और घेर लिए जाते हैं। जब धर दबोचे जाते हैं तो मलिक खुसरफ भी एक तकनीक का यूज करते हैं, अपने एक बेटे को मोहम्मद गौरी को बंधक के रूप में दे देते हैं और अपनी अपार धन संपदा को दे देते, कहते हैं महाराज हम कोने में रह लेंगे, हम दोबारा इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, बस आप हमें छोड़ दीजिए। कहते हैं चलो छोड़ देते, उसकी अयोग्यता देख के दया आ जाती है मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी से छोड़ देता है। अब ये कहाँ, देखिए सियालकोट में रह रहा होता है। सियालकोट में एक जनजाति रहती थी खोखर, खोखर जनजाति वही जो मोहम्मद गौरी को बाद में परास्त कर देगी, यानी हत्या कर देती है, और खोखर जनजाति के साथ मिलकर रह रहा था सियालकोट में। और सियालकोट में कुछ षड्यंत्र बना रहा था, इसकी भनक लगती है मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी कहता है कि लगता है इसको निपटाना ही पड़ेगा और सियालकोट पे आक्रमण कर देता है। देखिए अब जाए तो जाए कहाँ, पर्वतों में छिप जाता है। सियालकोट पे आक्रमण होता है और यहाँ भी मोहम्मद खुसरफ भाग निकलता है, यहाँ भी भाग परास्त हो जाता है। खोखर के साथ प्लानिंग करता है और इस क्षेत्र में चूंकि मोहम्मद गौरी चला जाता है कहाँ, गजनी, अपनी सत्ता संभाल ले, और इस क्षेत्र में अब जरूरत क्या होती है, कब्जा करने की। तो खोखर जनजाति के साथ ये धीरे धीरे घुसने का पहला प्रयास करता है। पहली बार तो असफल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे ये लाहौर तक पहुंच जाता है। उधर मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि ये लाहौर तक चला आया है। मोहम्मद गौरी वापस आता है और लाहौर में मीटिंग रखता है, कहता है हम दोनों संधि कर ले, लड़ते क्यों हैं, कुछ तुम ले लो कुछ हम ले लें। मलिक खुसरफ को भी लगता है कि हाँ कौन लड़ाई करे, यदि कुछ दे रहा है तो ले लेते हैं। संधि करने के बहाने जाता है और मित्र दे देता है धोखा, जैसे आजकल के मित्र भी कभी कभी दे देते हैं। तो मित्र ने दे दिया धोखा और मलिक खुसरफ जो है पकड़ा जाते हैं और उसके बाद मलिक खुसरफ को बंदी बना लिया जाता है। और बाद में मलिक खुसरफ की 1192 में षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी जाती है। ये थी पूरी कहानी बेचारे गजनवी वंश की, और यहाँ से सत्ता समाप्त होती है। बहुत खुशी होता है कि पूरे वंश को हमने नष्ट कर दिया। ठीक वैसे जैसे लोग डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद खुश होते हैं कि चलो हमने मेंस भी निकाल लिया और इंटरव्यू भी दे लिया, लेकिन अभी कहानी में बाकी, कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। कौन सा ट्विस्ट है वो? ट्विस्ट वो है ये जो पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पंजाब के आसपास पड़ता है, भटिंडा। जब ये यहाँ तक चला ही आता है पेशावर तक और इसके आगे, तो यहाँ से भटिंडा पे भी आक्रमण करेगा। कब? 1189 की ये बात है। 1189 में भटिंडा पर अधिकार कर लेता है, 2 साल तक शासन करता है, 1191 तक। तो लिखिए अगला युद्ध, कितने युद्ध हो गए हैं, कितने युद्ध हो गए हैं, 4, 5, 6 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, आप काउंट करते रहिएगा, मैं एरो बना के युद्ध लिख रहा हूँ, क्रम आप देख लीजिएगा, युद्ध की कमी नहीं है। इतने अभियान लिख देंगे कि आपको पूरे नंबर भी मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। भटिंडा पर 1189 पे आक्रमण करता है, भटिंडा विजित कर लेता है, वहां के सूबेदार को हरा देता है। क्योंकि भटिंडा पर पृथ्वीराज चौहान अपना अधिकार समझते थे, इसलिए उनकी मान प्रतिष्ठा भंग होती है और उन्हें लगता है कि ये तो हमारे साथ छल है। मोहम्मद गौरी ने छल किया है, छल के द्वारा ही इस क्षेत्र को विजित किया, छल नीति का वैसे भी प्रयोग करता था। अब पृथ्वीराज चौहान गुस्साएंगे, पहले तो 1.5 साल समय देते हैं कि साथ हट जाए, लेकिन नहीं हटता। और 1191 की वो समय अवधि जब वो अंदर घुसने का प्रयास करेगा, उत्तर प्रदेश के पास वाले क्षेत्र में तराइन में आएगा, और उत्तर प्रदेश के पास वाले क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का अगला युद्ध होगा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध होगा 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध में जोरदार सेना भिड़ती है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर देते हैं।
मोहम्मद गौरी भागने लगता है अपने कुछ विश्वास पात्र सिपाहियों के साथ। पृथ्वीराज चौहान ये दृश्य देख रहे होते हैं, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करते, क्योंकि राजपूतों की एक नीति भागते हुए शत्रु पर कभी हमला नहीं करना है, और यही नीति उनको बाद में दुष्परिणाम देती है। तो देखते हैं आगे 1192 के द्वितीय युद्ध में तक ये हारने के बाद बहुत अपमानित महसूस करता है, गजनी जाता है और वहां बहुत ही दुखी रूप से एक छोटे से जो है कमरे के आकार में एक गुफा होती है, वहां रहता है। उसके बाद उसको मोटिवेशन मिलता है, वहां से अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, 1,20,000 की बेहतरीन सेना तैयार करता है और अब करेगा पृथ्वीराज चौहान पर द्वितीय आक्रमण। और इस बार मनसा है विजित करने की। इस बार जानता है कि बिना छल के तो हम जीत नहीं सकते, और फोन लगाएगा यानी कांटेक्ट करेगा गहड़वाल वंश के शासक जो कन्नौज के शासक थे जयचंद्र, क्योंकि जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों की आपस में शत्रुता थी। उनकी बेटी का जो है विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान से हो जाता है। वो एक लंबी कहानी है जो कि आप जानते हैं, लेकिन मेन से उसका ताल्लुकात नहीं है, वो केवल मनोरंजन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम वहां पे नहीं लेते हैं, बाकी आप जानते हैं। अब यहाँ पे इनकी शत्रुता रहती है, जयचंद्र मोहम्मद गौरी से मिल जाते हैं और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192। दूसरा अटेम्प्ट देने पहुंचता है यूपीएससी का, और द्वितीय युद्ध में भी लगता है कि स्थिति को पृथ्वीराज चौहान फिर इसको परास्त कर देंगे, परास्त कर ही देते, क्योंकि फिर 1,20,000 की सेना के साथ आता है। बोलता है पृथ्वीराज चौहान इस्लाम धर्म की सत्ता स्वीकार कर लो, इस्लाम के अधीन हो जाओ। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं जा गौरी भाग जा, लेकिन गौरी भागता नहीं है, डटकर सामना करता है। और उसके बाद जब ये हारने के कगार पे होता है, इसने एक छल नीति का प्रयोग किया। पृथ्वीराज चौहान की सेना जब रात को तंबू में युद्ध विराम की स्थिति में आराम कर रही थी, तो सोते समय सैनिकों पर जयचंद्र की सेना के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं, और सोती हुई सेना को परास्त करना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। उसी समय सोते हुए पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र की सेना और जयचंद्र की सेना और मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज चौहान को सीधे अपहरण कर लेते हैं वहां से और ले जाते हैं अपने क्षेत्र में। इसके बारे में विद्वानों के क्या मत है वो देखेंगे हम आगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसको फिर मोहम्मद गौरी निपटा देता है। तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध की बात हो गई।